प्रिय छात्रों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शहरी केंद्रों का विकास पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारे देश में शहरीकरण की नींव हड़प्पा सभ्यता में ही पड़ चुकी थी और उसके बाद द्वितीय शहरीकरण का दौर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और हम लोग जिस शहरीकरण के दौर में चल रहे हैं वो एक चतुर्थ काल है उसका, और उसके बीच का अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो तुर्कों के आगमन के बाद शहरीकरण का एक अलग दौर शुरू हुआ। तो हम लोग इस तीसरे दौर की ही बात कर रहे हैं और इसकी अपनी एक अलग महत्ता है। अपनी एक अलग महत्ता इसलिए है कि आमतौर पे ये मान लिया जाता है कि राजनीतिक गतिविधियों के भी किसी देश में शासन सत्ता की जो स्थापना होती है उससे देश सुव्यवस्थित होता है। यह विचारधारा एकांगी और अपूर्ण है, बल्कि किसी देश में जो व्यवस्था स्थापित होती है उसमें राजनीतिक शक्ति तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अन्य क्षेत्र भी निभाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्रों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके बहुत सारे क्षेत्रों का अध्ययन हम लोग पूर्व के क्लासों में कर चुके हैं। आज उसी की एक कड़ी है कि किसी भी देश के विकास में शहर की क्या भूमिका होती है या किसी भी देश के शासन के स्थायित्व में, स्टेबिलिटी में शहर किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे आप समझिए इसको कि शहर का और किसी देश के शासन के स्थायित्व और विकास के बीच क्या संबंध है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आज के क्लास में देखने को मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत में शहरी केंद्रों के विकास के परिप्रेक्ष्य में जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो इसके कुछ भूमिकीय बात को, कुछ इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को आपके सामने रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि दिल्ली सल्तनत के काल में जो नगर थे उन नगरों में दो प्रकार की बातें हुई। एक कि नगरों का पुनरुदय हुआ और दूसरा कि नवीन नगरों की स्थापना हुई। ये दो घटनाएं। पुनरुदय का अर्थ हुआ कि दिल्ली सल्तनत में तुर्क सत्ता स्थापित होने से पूर्व ही नगर थे। ऐसी बात नहीं थी कि जब तुर्क लोग आए तभी नगरों को लेकर के आए, ये नगर बनाए, बल्कि हमारा देश नगरीय प्रशासन या नगरों के अस्तित्व में प्राचीन काल से समृद्ध रहा। जो भारत की प्रथम सभ्यता थी वो नगरीकृत, लेकिन किसी कारणवश नगर अपने प्रभाव समय समय पर खोते रहे और जब तुर्क लोग आए तो पूर्व के नगर अपने वैभव को खो चुके थे। नगर तो थे लेकिन नगर की जो गतिविधियां होती हैं जिसके कारण नगरों का विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पाइवेटल रोल जो होता है वो व्यापार वाणिज्य का होता है। तो राजपूत काल में यानी 750 से लेकर के 1200 तक का जो पीरियड है उस पीरियड में सामंतवादीय व्यवस्था के कारण सामंतवादीय व्यवस्था के कारण जो है वो व्यापार वाणिज्य शिथिल पड़ गया। हम तो ये तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से बंद हो गया था, लेकिन काफी हद तक शिथिल पड़ गया था, जिसके वजह से नगर अपना वैभव खो चुके थे। नगर थे लेकिन अपना वैभव जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, नगरों की समृद्धि थी, वो समाप्त हो गई। तो उनका पुनरुदय हुआ, यानी वो प्राचीन नगर तुर्कों के आने के कारण फिर से जो है वो चहचहाने लगे, फिर से उनकी गतिविधियां में तीव्रतर वृद्धि हुई और
कुछ नवीन नगरों की भी स्थापना तुर्कों के द्वारा की। तो ये दो बातें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ कि तुर्क पूर्व काल में व्यापार वाणिज्य का ह्रास हो गया। कैसे? अभी अभी मैंने आपको बताया। और तुर्क लोग जब आए तो व्यापारिक गतिविधि काफी विकसित हुई। व्यापारिक गतिविधि कैसे, क्यों कर विकसित हुई, इसका कल के क्लास में विस्तार से वर्णन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए उस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। ये सारी चीजों का अध्ययन 70 के दशक से पहले भारत में नहीं हुआ। 70 के दशक से पहले भारत में आमतौर पे राजनीतिक इतिहासों का पढ़ाया। 70 के दशक के बाद सांस्कृतिक इतिहासों पर बहुत सारे अनुसंधान हुए। इन्हीं अनुसंधानों में एक इतिहासकार का नाम मोहम्मद हबीब है। उन्होंने शहरीकरण पर अध्ययन किया। M.A. नकवी हैं, उन्होंने भी शहरीकरण पे अध्ययन किया। और मोहम्मद हबीब के द्वारा तुर्कों के भारत में सल्तनत के स्थापित करने की घटना को शहरी क्रांति नाम दिया, ताकि अर्बन रेवोल्यूशंस का इतना महत्वपूर्ण। अर्बन रेवोल्यूशंस क्यों कह दिया मोहम्मद हबीब ने? तो कहने के पीछे अकाट्य प्रमाण उन्होंने दिए कि इस अर्बनाइजेशंस ने सिर्फ राजनीति को ही नहीं प्रभावित किया, बल्कि तत्कालीन समाज, तत्कालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रभावित किया। और सांस्कृतिक गतिविधियों को इतना प्रभावित किया कि एक नई संस्कृति ने जन्म ली। और वो संस्कृति थी इंडो सार्वसैनिक संस्कृति या कल्चर, या जिसको गंगा जमुनी संस्कृति के नाम से भी जानते। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आज के वर्तमान के समय में इस पर बहुत बवेला मचाया जा रहा है। कुछ वर्ग ऐसा है जो गंगा जमुनी संस्कृति पे एक विवाद खड़ा कर रहा है कि गंगा जमुनी संस्कृति वास्तव में एक तुष्टीकरण की संस्कृति, यानी किसी को खुश करने की संस्कृति, और हर वर्ग इसे अपने एंगल से आज के दौर में प्रयोग करना चाह रहा है। आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सुनकर ये ताज्जुब होगा कि नामकरण दिया गया सिर्फ मध्यकाल में गंगा जमुनी संस्कृति, वास्तव में गंगा जमुनी संस्कृति का अस्तित्व तो सनातन धर्म में अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पाया जा रहा है। सिर्फ अरबी फारसी नाम दे दिए गए ये। अगर गौर से आप देखिए तो गंगा जमुनी संस्कृति में जो बातें कही गई कि विभिन्न विचारधारा के रहते हुए भी हम लोग एक साथ रह सकते हैं। दो नदियों का नाम लेकर के गंगा और जमुना का जो संगम होता है और सरस्वती का जो संगम होता है, तो वो इस बात को इंगित करता है कि विभिन्न जगहों से आया हुआ जल, विभिन्न रंगों का जल, विभिन्न प्रकृतियों का जल आपस में उसका समागम जब हो जाता है तो एक मजबूत जल बन जाता है। अब वो कहाँ होता है? तो प्रयाग में होता है, इलाहाबाद। तो उसी तरीके से विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब आपस में एक हो जाते हैं तो वो मजबूत हो जाते हैं, वो कमजोर नहीं होता है। तो गंगा जमुनी संस्कृति का ये भावार्थ है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए वसुधैव कुटुंबकम से इसका तुलना कीजिए, तो उसमें भी तो यही बात था कि पूरा विश्व ही जो है वो हमारा घर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि विश्व घर है, मतलब जितने प्रकार की संस्कृतियां हैं, जितने प्रकार के लोग हैं, वो सभी मेरे भाई बंधु। अब ऐसी परिस्थिति में जब बाहर से लोग यहाँ आए, जैसे ईरानी आए, जैसे यूनानी आए, बहुत गौर से सुनिएगा साहब, जैसे हून आए, जैसे कुषाण आए, जैसे पहलव आए, तुर्क आए, मुगल आए, इनको यहाँ के लोगों ने बाहरी समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के विचारधाराओं को मानने वाले, इनको अपना भाई समझा। राजाओं ने उसका विरोध किया, ये एक तथ्य है।
तो राजतंत्र का विरोध अपने आप में राजतंत्र की प्रकृति का परिणाम। हर राजतंत्र का राजा तो स्थानीय राजाओं से भी लड़ रहा था। ऐसी बात थोड़ी है कि बाहर लोगों से किन राजाओं ने लड़ा? जो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में जिनके राज थे, जैसे हिंदुशाही वंश। बाकी अंदर के शासकों ने तो लड़ाई नहीं की, चंदेरों ने लड़ाई की। तो कहने का मतलब यह है कि राजतंत्र की जो लड़ाई होती थी, वो राजतंत्र की लड़ाई अपने सीमा की सुरक्षा के लिए। जिस सीमा में उसका राज फैला हुआ है, उस सीमा पे चाहे देशीय व्यक्ति भी आक्रमण करता तो वो राजा उसका प्रतिकार करता था, और चाहे विदेशी व्यक्ति भी आक्रमण करता तो राजा उसका प्रतिकार करता था। इसमें आम जनता की भावना जो थी वो विदेशी आक्रमण के खिलाफ नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि आम जनता जो थी वो वसुधैव कुटुंबकम का विचारधारा को मानती थी, और इसी विचारधारा का मेरे मुताबिक बदला हुआ नाम है, रूप नहीं है, बदला हुआ नाम है गंगा जमुना संस्कृति। तो ये जो इम्पैक्ट पर, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि मोहम्मद हबीब ने इसी बात को कहा कि जब तुर्क लोग आए तो तुर्क लोगों के आने के कारण जो है वो यहाँ के सोसाइटी पे, यहाँ के पॉलिटिक्स पे, यहाँ के इकोनॉमी पे, यहाँ के कल्चर पर व्यापक प्रभाव और बदल कर रख दिया। एक नया कल्चर ने जन्म दिया। तो भाई पूर्व से वसुधैव कुटुंबकम चला रहा था, तो अभी भी आप वही कह देते, अलग नामकरण क्यों रखा? इसके पीछे एक तथ्य जिम्मेदार। अब वो तथ्य क्या है कि पूर्व में जितने भी लोग आए, उन लोगों ने अपने आप को भारतीय संस्कृति में विलीन कर लिया। कितनी सुंदर बात। ये इस बात को इंगित करता है रूपम जी कि उस समय जो है वो भारतीय संस्कृति वैश्विक संस्कृति से ज्यादा श्रेष्ठ थी। इसलिए वैश्विक संस्कृति के कोई भी संस्कृति बाहर में आई, वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई और अपने आप को भारतीय संस्कृति में विलीन कर। और ये कोई झगड़े से नहीं हुआ, ये अच्छी थी इसलिए उसको स्वीकार कर। ये पूरे मनोवेग से, पूरे हृदय से भारतीय संस्कृति को विदेशियों के द्वारा स्वीकार किया गया। हेलियोडोरस, जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया, और भी बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रांता आपको मिलेंगे। लेकिन तुर्क लोग आए तो इन्होंने भारतीय संस्कृति को हूबहू अंगीकार नहीं किया। इनकी कुछ चीजें भारतीय संस्कृति से ज्यादा श्रेष्ठ थी और कुछ चीजें भारतीय संस्कृति की ज्यादा श्रेष्ठ थी। इसलिए दोनों में समन्वय हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, और दोनों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर के एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ, जिसको इंडो इस्लामिक संस्कृति या गंगा जमनी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इस कारण से मोहम्मद हबीब ने कह दिया कि इट इज अर्बन रेगुलेशन, क्योंकि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति सब प्रभावित हुई इस वजह से कि तुर्क लोग नगरों में आ करते थे, या तुर्कों के कारण जो पूर्व के नगर अपना अस्तित्व खोते जा रहे थे, उनका पुनरोदय फिर से वो जागे। और इसी कारण इसको अर्बन रेवोल्यूशन या शहरी क्रांति के नाम से जाना। हम समझते हैं कि एक भूमिकीय बात आप अच्छी तरीके से समझें। अगर इसमें इतनी भूमिकीय बात में आपको कोई संदेह है या कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। अब देखिए कि जो शहरी केंद्र थे, तो आपको देखना होगा कि कितने प्रकार के शहरों का होता है, तब आप नवीनता और पुनरोदय की बात को अपने आप समझ जाएंगे। और उस समय का जो नगरों का जो उदय हुआ, उस तरह के नगरों का अस्तित्व आज भी वर्तमान समय में पाया जाता है। ये इतना व्यवहारिक है। उस समय का जो नगरों का उदय हुआ,
उस नगरों का उदय का अस्तित्व आज भी पाया जा रहा है। आप अध्ययन के बाद खुद इसका अनुभव कर लें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रशासनिक नगर या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में कैसे नगर का अस्तित्व हुआ। तो तुर्क लोग की जो एक विशेषता थी कि तुर्क जो थे वो नगरीय निवासी, और ऐसे स्थिति में भारत आगमन के बाद जब इनका भारत आगमन हुआ इन तुर्कों का, तो इन्होंने नगरों में ही निवास किया। ठीक है। अब जब नगरों में निवास किया तो ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव कैसे बनाया? ये तो शासक वर्ग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र पर इन्होंने जो नियंत्रण स्थापित किया वो कैसे? तो ग्रामीण क्षेत्र पर इन्होंने जो नियंत्रण स्थापित किया वो स्थानीय अधिकारियों के द्वारा। और स्थानीय अधिकारी कौन थे साहब? तो पूर्व में ही हम बता चुके हैं कि चौधरी थे, खूत थे और मुकद्दम थे। ठीक है। अब देखिए, जब इन तुर्कों ने नगरों में निवास करना शुरू किया तो नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र बन गया। सबसे पहले तो इस तरह के नगर प्रशासन के केंद्र बने। इस प्रकार के नगर सैनिकों का केंद्र बने। इस प्रकार के नगर शिल्प कलाओं के केंद्र बने। हम सबको एक्सप्लेन करते हैं, घबराइएगा नहीं। कलाओं के केंद्र बने। इस प्रकार के नगर व्यापार वाणिज्य के केंद्र बने। और इस प्रकार के नगर शिक्षा के केंद्र बने। इस प्रकार के नगर स्थापत्य के केंद्र बने। स्थापत्य या अन्य कलाओं के केंद्र बने। ठीक है। तो जो प्रशासनिक केंद्र थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में नवीन नगर या जो पुराने प्रशासनिक केंद्र थे उनका फिर से पुनरुदय हुआ। कैसे हुआ? कि तुर्क लोगों ने जिस प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की थी उसको एक शब्द अगर दिया जाए तो उस व्यवस्था को इक्तादारी व्यवस्था कह सकते हैं। और इक्तादारी व्यवस्था क्या थी, ये आप एक लंबा लेक्चर आप हमारे द्वारा आप पूर्व में सुन चुके हैं। इसके नोट्स भी आपको अच्छा खासा नोट्स बना करके आपको दे दिया जा चुका है और हम समझते हैं कि आप इक्तादारी व्यवस्था से पूरी तरीके से परिचित हो। तो यहाँ शहरों के परिवेश में हमें जो बात कहनी है वो ये
कि इस इक्तादारी व्यवस्था में जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हुआ उसमें एक केंद्रीय सरकार स्थापित हुई और उस केंद्रीय सरकार का आरंभ में सेंटर तो लाहौर था, लेकिन बाद में चल करके हमेशा के लिए दिल्ली हो गई। तो दिल्ली पूर्व से ही नगर था। दिल्ली का समय समय पे नगरों के रूप में पहचान अनादिकाल से हुई है, लेकिन दिल्ली हमेशा उजड़ता भी रहा। तुर्कों के समय में ही दिल्ली 6 बार उजड़ी और बसी। पूर्व के कालों में भी दिल्ली अनेक बार उजड़ी और बसी। दिल्ली के उजड़ने और बसने के पीछे जो मूलभूत कारण था वो भौगोलिक था। क्या था? भौगोलिक। वो अनुर्वर प्रदेश है, कोई चीज पैदा नहीं होता है। अरावली का अंतिम छोर है अरावली पहाड़ी, जिसको रायलसीमा कहा जाता है, और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो वो उस समय विकसित हुआ जब कोई शक्तिशाली शासक ने अपना उसको राजधानी के रूप में प्रयोग। जैसे कुरु पंचाल के समय में भी वो क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कहा जाता है दिल्ली, उसमें भी राजधानी। बाद में कुरु पंचालों का राज खत्म हो गया, दिल्ली खत्म हो गई, क्योंकि कुछ चीज पैदा होता नहीं। और दूसरा जलाभाव है, जल की बहुत कमी है, इसलिए जो भी शासक बना सबसे पहले इंतजाम किसका किया? तो पानी का। लगभग सभी शासकों ने तालाब बनाए, टैंक बनाए, कि वर्षा का जल संचित रहता था और उसी का लोग इस्तेमाल करते। तो इस कारण से दिल्ली जो है उजड़ी बसी। तुर्क लोग आए तो साम्राज्य में केंद्रीय भूमिका होने के कारण, सभी जगहों पे मार्ग जाने के कारण उसको राजधानी के रूप में चुन लिया। और फिर तुर्कों के द्वारा एक राजधानी के रूप में, देश के राजधानी के रूप में दिल्ली के नगर का विकास। अब तुर्कों ने सिर्फ केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं की कि एक नगर बना दिया, बल्कि अपने जीते गए क्षेत्रों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया और इन प्रांतों का नाम इक्ता रखा। इक्ता अरबी के कतिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ भूखंड होता है। और यह भूखंड एक विशेष व्यक्ति को दे दिया जाता था जो इक्तादार या वली कहलाता था। और वहां जिस प्रकार से दिल्ली में सुल्तान की स्थिति होती थी, उस दिए हुए भूभाग में इक्तादार की वही स्थिति है, क्योंकि संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का निर्माण अभी नहीं हुआ। वो अपने इक्ते में एक प्रकार का सुल्तान होता था, लेकिन मेन सुल्तान के अधीन होता था। तो तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत कुल 23 इक्ताओं में बटा था, 23। इसका मतलब ये 23 जगह नगर बन गए जो पहले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से एक मुख्य नगर दिल्ली और बाकी जो है इक्तादार जहां जहां थे वो सब नगरों के रूप में डेवलप हुए। और ये इसलिए हुआ कि ये जहां से आए थे, यानी मध्य एशिया से, वहां से ये तुर्क लोग जिस संस्कृति को लेकर के आए थे वो नगरीय संस्कृति थी। भाई, तुर्कों के पास नगरीय संस्कृति का विकास इसलिए हुआ क्योंकि तुर्क तो एक जनजाति थी जो चीन के अक्ताई पहाड़ी में रहा करती थी। और इनका विकास तब हुआ जब ये लोग महल रक्षक के रूप में बगदादी खलीफा के दौर, अब्बासी खलीफा के दौर में बगदाद में नियुक्त हुए। तो ये हमेशा नगर में रहे। बाद में जब खिलाफत अब्बासिया खत्म होता है तो इन्होंने समानी, सफावी, सासानी और बुईद वंशों की स्थापना की। और ये सभी वंश नगरीकृत क्षेत्रों में रहा करते थे। और बाकी जो इंटीरियर इलाका होता था, वहाँ हर इलाके में हमेशा कोई ना कोई एक
2-3 प्रकार के पदाधिकारियों का एक समूह पाया जाता था जो उस क्षेत्र से कर की वसूली करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अदा किया करता था। वही चीज भारत में। इसलिए भारत में ये लोग आए तो इनकी मनोवृत्ति पूर्व के काल में ही नगरों में रहने की बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों को या स्थानीय अधिकारियों को अपने नियंत्रण में कर करके प्रशासित उनके द्वारा करते थे ताकि उनके शासन की स्वीकृति आराम से मिल जाए। हो सकता था कि प्रत्यक्ष संपर्क में अगर स्थानीय प्रशासन से आते या स्थानीय लोगों से आते तो कहीं कहीं पर इनका विरोध भी हो सकता, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी चौधरी खुदा मुकद्दम थे उनसे स्थानीय जनता अभ्यस्त हो चुकी थी, मित्रवत हो चुकी थी। इसलिए किसका शासन आया किसका शासन गया इससे सामान्यतः आम जनता को कोई मतलब नहीं हुआ करता। और स्थानीय पदाधिकारी चौधरी खुद मुकद्दम कोई संगठित राजनीतिक इकाई नहीं थे, इसलिए वो प्रतिरोध करने की स्थिति में तुर्क शासकों के लिए उनके लिए बेहतर यही था कि वो तुर्क शासनों की अधीनता जो है वो स्वीकार करें। तो इस डिपेंडेंट यानी निर्भरित परिस्थिति के कारण तुर्कों ने ग्रामीण व्यवस्था का नियंत्रण चौधरी खुद और मुकद्दम नामक स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से स्थापित किया और इस तरीके से तुर्क लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए और नगरीय क्षेत्र में रह करके संपूर्ण अधिकृत क्षेत्र पर प्रभावाधीन प्रशासनिक नियंत्रण बनाने में सफल हो। ठीक है दिवाकर जी, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये नगर जो था ये किसी एक गतिविधि का केंद्र नहीं था। मजबूती कैसे आई इस नगर में? आखिर ये नगर पूर्व के नगरों की तुलना में ज्यादा आकर्षक प्रभावशीलता के साथ कैसे उभरा? इसलिए उभरा कि सिर्फ प्रशासन के कार्यों को ही संपन्न ये नगर नहीं कर रहे थे, बल्कि अन्य गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो बारी बारी से उसको आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रशासन के केंद्र के रूप। अब प्रशासक तो था इक्तादार, प्रशासन के काम बहुत होते हैं। राजस्व की वसूली भी प्रशासन का काम है, जो सेना है उसका देखभाल भी प्रशासन का काम है, राजस्व की वसूली हुई उसका हिसाब किताब रखना भी प्रशासन का काम है, शांति व्यवस्था अपने इलाका में बहाल हो वो भी प्रशासन का काम, जनता के बीच झगड़े हो रहे हो उसके लिए न्याय देना हो तो वो भी प्रशासन का काम है। बहुपक्षीय कार्य होता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए एक इक्तादार के द्वारा ये संभव नहीं है कि वो सारे कामों को संपन्न करे। इसीलिए हर कार्य के लिए अलग अलग पदाधिकारियों की इक्तादार नियुक्ति करता था सुल्तान की सहमति से, और उसके कार्यालय होते थे। इस प्रकार हर इक्ता में एक बड़ा प्रशासनिक वर्ग का उदय हो जो उस इक्ता में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है दिवाकर। अब दूसरी भूमिका थी सैनिक केंद्र। तो तुर्क सेना की प्रकृति क्या थी? क्या तुर्क सेना में सिर्फ तुर्क लोग ही थे या तुर्क सेना में अन्य लोग भी थे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसका जवाब यह है कि तुर्क सेना का आधार तो तुर्क था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुर्क सेना में सिर्फ तुर्क ही लोग थे ये कहना गलत है। बल्कि तुर्कों के विजय की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने एक ऐसे सेना का गठन किया जो विश्व के युद्धक जातियों से बनी हुई सेना, लड़ाकू जातियां कोई भी होती थी उसको तुर्क सेना अपनी सेना में शामिल कर लेता। तो तुर्क सेना का स्वरूप कॉस्मोपोलिस था, मिश्रित था। अब ऐसे में अलग अलग जातियों और भाषाओं के लोग इस सेना में जब रहते थे तो इनके बीच सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई वो समस्या
विचारों के आदान प्रदान की। एक दूसरे की भाषा वो नहीं जानते थे। तो इसी सैनिक छावनियों में एक नई भाषा का उदय हुआ, जिस भाषा को क्या कहते हैं? उर्दू या हिंदी बोलते हैं। तो उर्दू और हिंदी, अरे सुनिए ना, तो उर्दू और हिंदी कोई विदेश से आई हुई भाषा नहीं है। उर्दू और हिंदी इसी जमीन पर परिस्थितिवश उत्पन्न भाषा है। अब देखिए, यहां पर एक हट के एक बात बोलना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास निर्जीव नहीं होता है। इतिहास एक सजीव विषय है, और इतना सजीव है कि विकास की सजीवता इस इतिहास से ही प्रदान की जा सकती है। अगर आपको डेवलप करना है तो ईंट, पत्थर, गारे, विभिन्न प्रकार के मशीनों के नए नए उपकरणों से बनाए गए वस्तुओं से आप विकास का मापदंड निर्धारित नहीं कर सकते। अगर विकास का ये मापदंड होता है पुनीता जी, तो भारत इन 76 वर्षों में अमेरिका से भी ज्यादा विकास कर जाता, क्योंकि यहां भी इन संसाधनों की विपुलता है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सांस्कृतिक विरासत को हमने देखना बंद कर दिया। और सांस्कृतिक विरासत में सबसे बड़ी विरासत जो है, अगर जापान और चीन से तुलना करें तो जापान इसलिए तरक्की कर गया कि उसने अपने संस्कृति के जापानीज लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। चीन इसलिए तरक्की कर गया कि उसने अपने संस्कृति के मंदारिन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। हम तरक्की करने में रुकावटें इसलिए महसूस कर रहे हैं कि अभी भी भाषाओं के झगड़ों में पड़े हुए। कितनी सुंदर! अरे भाई, तुर्कों की भाषा तो फारसी थी, लेकिन भारत में जिस भाषा का लिंगुआ फ्रो के रूप में विकास हुआ, जनसंपर्क के भाषा के रूप में विकास हुआ, बहुत गौर और ध्यान आपसे चाहते हैं इस पर हम। वो हिंदी के रूप में हुआ, वो उर्दू के रूप में। हिंदी और उर्दू अलग भाषा नहीं है, सिर्फ इसका लिखने की शैली जो है वो अलग अलग है, बाकी शब्द बरोबर है। तो इतने कड़े मेहनत के बाद प्राचीन काल से उस समय तक जो डेवलप नहीं हुआ था जनसंपर्क की भाषा, जो सभी बोल रहे, इतने मेहनत के बाद हिंदी और उर्दू के साथ, यही हमारे विकास की विरासत। आज क्या है? तो ये हिंदी उर्दू के झगड़े, हिंदी हिंदुओं का भाषा है, उर्दू मुसलमानों का भाषा है। ये ऐतिहासिक रूप से पूरी तरीके से गलत कहा गया बात है, और बड़े दावे के साथ आपको हम इतिहास के इस धरातल पर खड़े होकर के कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसको एक साजिश के तहत इस भाषा के साथ छल किया और इसे हिंदू और मुसलमानों का भाषा बना दिया मैकाले के द्वारा, जिसके वजह से हम लोग आज तक विकास तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन विकास के उस मापदंड को, उस ऊंचाइयों को नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक विकसित देश पहुंच पाए। और विकसित देश विकास के ऊंचाइयों पर तभी पहुंचे हैं जब उन्होंने अपने लिंगुआ को जनसंपर्क भाषा को अपनाया। दूसरे के जनसंपर्क भाषा को अपनाने से आप विकसित नहीं कर सकते हैं, ये ऐतिहासिक सत्य। और ये बड़े मुश्किल से सैनिक केंद्र में विकसित हुआ, तभी तुर्क लोग शक्तिशाली हुए कि आदान प्रदान हुआ। तो आजादी के बाद न हम तमिलनाडु में हिंदी उर्दू को बढ़ा पाए, न हम पश्चिम बंगाल में हिंदी उर्दू को बढ़ा पाए। तो ये हमारी असफलता है। और हम क्यों नहीं बढ़ा पाए? कि अपने लोगों को विकास के इस वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं करा। हिंदी उर्दू के बढ़ने से क्या फारसी विलुप्त हो गया? क्या अरबी विलुप्त हो गया? किसी लिंगुआ को भाषा के विकास से कोई पूर्व की भाषा विलुप्त नहीं होती तो सभी भाषा समाप्त हो जाती है। लिंगुआ को जनसंपर्क की भाषा बनाई ही इसलिए जाती है
कि उस भूभाग में रहने वाले विभिन्न समुदायों और विचारधाराओं के लोगों के बीच एक सांस्कृतिक एकता स्थापित हो, एक कल्चरल यूनिटी आए। आप हिंदू, हम मुसलमान, लेकिन हम लोगों के बीच ये आत्मीय संबंध इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि मेरी बात जिस भाषा में बोली जा रही है वो 100% आप समझ रहे हैं, आपकी बात जिस भाषा में बोली जा रही है वो हम 100% समझ रहे हैं। तो ये महत्व है जनसंपर्क की भाषा, लिंगुआ फॉर लैंग्वेज, समझे इस बात को। और तुर्क इसी को डेवलप करके 300 सालों तक यहाँ सफलतापूर्वक शासन किया। पतन हुआ तो उनके अपने आंतरिक अंतर्विरोध थे, वरना व्यवस्था बड़ी मजबूत बनाई। शिल्प कलाओं का उदय हुआ कैसे? तो शिल्प कलाओं का उदय इस रूप में हुआ कि इनको वस्तुओं की आवश्यकता थी। किनको? तुर्कों की। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकार, शिल्प कला में तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता से काफी समृद्ध रहे हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो सीखी जाती थी वो स्कूल कॉलेज में नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पुश्तैनी थी। बाप बढ़ी तो बेटा भी बढ़ी और बड़ा सुंदर बढ़ी। उत्तरोत्तर उस बढ़ईगिरी में विकास होता गया, उत्तरोत्तर उस लोहारगिरी में विकास होता गया। अंग्रेजों ने अपने कारखानों से बनाए हुए लोहों और लकड़ियों के सामानों को भवनों में नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने यहाँ के कारीगरों से बनाए हुए लोहारों के और बढ़इयों के चीजों से अपने भवनों को बनाया था। और तुर्कों ने भी यही काम किया था। तो तुर्क से अंग्रेजों तक के स्थापत्य कला को देख लीजिए, तो सुंदरता में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि हमारे यहाँ के शिल्प कलाओं के उत्तरोत्तर हो रहे वृद्धि को इंगित करती है। इतिहास ये। तो अब वो लोग आने लगे, तो वो लोग आए तो सुल्तान के लिए नहीं बनाएंगे, शुरू में बनाया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मौद्रीकरण से जुड़ गया शिल्प कला। पहले कौन सी प्रथा बताया था मैंने आपने? जजमानी प्रथा से जुड़ा हुआ था। अब मौद्रिक प्रथा से जुड़ गया तो उसको लाभ भी अधिक होने लगा। लाभ होने लगा तो अब दूसरे के लिए भी बनाने लगे वो शिल्प। तो इससे व्यापार का उदय हुआ। अब शहरों को आबादी बढ़ी तो अनाज की आवश्यकता हुई, तो अब देहातों से अनाज यहाँ आने लगे। तो वो अनाज पहले देहातों में ट्रांसफर जो होता था वो जजमानी से होता था, वस्तु मिलने पर थी, बार्टर सिस्टम से होता था। अब उन किसानों को मुद्रा मिलने लगा, तो अब किसानों का भी जीवन स्तर उतरा, क्योंकि अब मुद्राओं के माध्यम से वो शहर में बने हुए वस्तुओं को खरीद सकते थे। तो एक व्यापार में, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आई। इस कारण से ये वहां से जो हटे, इससे व्यापार हुआ। इसका इंटरलिंक इससे होगा जो बाद में पढ़ाएंगे हम, ये दोनों चीजों से। शिक्षा का भी केंद्र बना, क्योंकि तुर्क लोगों का ये विश्वास था कि हम जो इतना सफल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हम धार्मिक शिक्षा जो लेते हैं उस धार्मिक शिक्षा में हमें नैतिकता मिलती है, हमें आदर्श मिलता है, हमें शासन करने की कला की जानकारी होती है, हम नियमबद्ध होते हैं। और ये सब कुछ तभी सफल होगा जब उस इलाका में रहने वाले लोग भी जो हैं वो नैतिक पूर्ण बने। तो मदरसों की स्थापना, मकतबों की स्थापना। ये मदरसे और मकतब सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया करते। रिसेंटली आजादी के बाद से हमने देखा है भारत के गांव में कि मस्जिदों में मकतब चला करता था। मकतब का हिंदी पाठशाला आप बोलिए, उसका और प्राइमरी स्कूल आप बोलिए। तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी के बच्चे उन मकतबों में जाकर पढ़ा करते थे। अब नहीं है ऐसा। और ये नहीं कि स्वेच्छा से, तो उसमें और दूसरी चीज़ों की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब वो सब बंद हो गया, वो कल्चर बंद हो गया। तो उस समय जो मकतब या मदरसे के शिक्षा थे वो शहरों में स्थापित हुए और हिंदुओं के द्वारा भी मठों का या प्राथमिक पाठशालाओं का मंदिरों में व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से तुर्कों ने जो सत्ता स्थापित की उसमें जो है वो शिक्षा का भी विकास हुआ। हालांकि इसमें अभी और अनुसंधान होना बाकी है, तो ये बात हम बोल रहे हैं। आधारभूत अध्ययन नहीं हुआ है अभी, लेकिन ऊपरी तौर पर जो अध्ययन हुआ है उसमें इतनी बात कही जा सकती है जितना मैं कह रहा हूं।
स्थापत्य या अन्य कलाओं का विकास हुआ स्थानीय कारीगरों के माध्यम से, उससे एक नया इंडो सार्वजनिक कला का विकास हुआ। तो इसीलिए उस समय के जितने नगर हैं उसमें आप भवन आप देखिए बना हुआ। यहाँ भी गया में एक स्थान है टेकारी, तो किसी समय ये नगर रहा हो, टेकारी नरेश का ये प्रशासनिक केंद्र। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स आपको बिहार में मिल जाएंगे जो खंडहर में तब्दील हुए हैं, अपने समय में जो है नगर के रूप में वो लोग स्थापित हुए। तो क्यों? क्योंकि सभी के सभी प्रशासनिक। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यापारिक केंद्र। तो व्यापारिक केंद्र इस ढंग से डेवलप हुआ कि तुर्कों के आगमन से, जब तुर्क लोग आए व्यापारिक गतिविधि बढ़ी, जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो काफी बढ़ गई। ठीक है, ट्रेड गतिविधि जो बढ़ी तो ये दो रूपों में बढ़ी। एक राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा, यानी यहाँ के लोगों को, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी बाहर भी सामान भेजा जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे कारण से ये जो दो रूप बढ़ के, इसमें व्यापक उत्पादन की आवश्यकता पड़ी। यानी बड़े पैमाने पे उत्पादन। अब बड़े पैमाने पे जब उत्पादन की आवश्यकता पड़ी तो क्या हुआ इसका प्रभाव कि जो उद्योग स्थापित किए गए वो उद्योग जो है वो कच्चे माल के स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता के स्थान पर ये उद्योग स्थापित किए। अब देखिए कोई क्षेत्र विशेषीकृत था किसी विशेष काम के लिए, कि लोहा से संबंधित लोहा वहाँ मिल रहा है पहले से, तो वो उद्योग वहीं सेंट्रलाइज हो। कपड़ा उद्योग था तो कपास वहीं मिल रहा है और ह्यूमिडिटी भी वहाँ पाई जा रही है, तो वही क्षेत्र जाकर करके कपास बनने के लिए, जैसे भागलपुर और वाराणसी, तो भागलपुर और वाराणसी का जो उदय हुआ वो कपड़ा उद्योग की वजह से हुआ। हालांकि प्राचीन काल से वाराणसी प्रशासनिक केंद्र भी, लेकिन प्रशासनिक केंद्र के साथ साथ जो है वो उसका असल विकास जो है वो रेशमी वस्त्र के वजह से जो है उसका हुआ, क्योंकि उस क्लाइमेट में जो रेशम के धागे हैं वो बड़े आसानी से बुने जा सकते हैं भागलपुर। तो ये दोनों केंद्र किस लिए, तो उस वजह से बात समझ आ रही। तो इस ढंग से जो है वो इस उद्योग के कारण व्यापारिक नगरों का उदय हुआ। जैसे में वाराणसी, भागलपुर, और आजमगढ़, मेरठ का ताला पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। आज दक्षिण भारत में भी बहुत सारे नगर कपड़े, जैसे उरैयूर प्राचीन काल से मशहूर था कपड़े के लिए, बाद के काल में भी आज भी उरैयूर में जाइएगा तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत काफ़ी मशहूर है। आप अपना जिस जगह पर आते हैं मानपुर का पट्टा, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पट्टा यूनिक है, तो बहुत पहले से चला रहा है। तो उतने भूमि जो फल्गु नदी के किनारे है वहीं पर वो बहुत अच्छा उतरता है,
इसलिए इस साइड में गया कॉटन मिल बना, फ्लॉप हो गया, उसके कपड़े उतने अच्छे नहीं उतरे। लेकिन फल्गुन नदी के किनारे जो आबो हवा थी, जो क्लाइमेट था, उसमें पट्टा बहुत सुंदर उतरा। तो हर विपरीत परिस्थिति, एक समय था कि बिहार में बिजली एकदम नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पटवा टोली में जो है करघा चलता रहता था। क्यों? क्योंकि उसके उत्पादन की बिक्री राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा मूल्य बढ़ गया डीजल की वजह से, लेकिन वो बच बैठा है। अब जब बिजली की स्थिति बिहार में ठीक हुई तो और फल फूल रहा है मानपुर का पटवा टोली, लोग काफ़ी धनी संपन्न हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ कभी घूम के देखिए, गया में रहते हैं, नहीं घूमते हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक नगर के रूप मानपुर एक बड़ा बाजार जो डेवलप हुआ है, उसमें पटवा टोली का पाइवटल रोल। अब भले बाहर से आकर के लोग, किसान लोग बड़े बड़े मकान बना के रह रहे हैं, तो वो भी बाजार को डेवलप करने में सहयोगी हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मानपुर तो बहुत पहले से एक समृद्ध बाजार है। तो समृद्धता किस वजह से? तो इस तरीके से व्यापारिक नगरों या ट्रेड टाउन्स का विकास हुआ। अब देखिए अगला है ये सामंतीय नगर। तो देखिए ये सब जो दोनों है, ये नवीन नगर सब बन रहे हैं। हमने पूर्वोदय शब्द भी इस्तेमाल किया है कि ऐसा नहीं था कि यहाँ नगर थे ही नहीं। तो तुर्क से पूर्व के जो अधिकांश नगर थे, तुर्क से पूर्व के जो अधिकांश नगर थे, वो सामंती नगर, फ्यूडल टाउन। और इस सामंती नगर की जो विशेषता थी कि जाति विशेष का नगर था। ठीक है। और अन्य लोग जो थे सीमित मात्रा में नगरों से बाहर रहते थे। बात समझाते हैं आपको। अब ये दोनों बातों का प्रभाव क्या पड़ा? ये जो दो बातें हुई, इसका प्रभाव पड़ा कि आर्थिक गतिहीनता इसमें पाई जाती है। आर्थिक गतिहीनता इसमें पाई जाती है। तुर्कों के आगमन के बाद परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ साहब? तो अन्य जातियों को भी प्रवेश मिला। प्रवेश मिला और इसका परिणाम क्या निकला कि आर्थिक गतिशीलता है। समझे गौरव जी? बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में कहा दोस्त के दुश्मन का घर। तो इतिहास शेर के इसी वजन पे चलता है। किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा लगेगा, इतिहास के अध्येता को इससे कोई मतलब नहीं। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको हाई ना दिखाना है, दिखा देंगे। तो आइए इसी पैरायन में इसको पढ़ते हैं।
कि जो फ्यूड्स टाउन थे वो 750 से लेके 1200 तक भी थे, लेकिन फ्यूड्स टाउन का एक अलग कल्चर था। क्या कल्चर था कि जो सामंत थे, जो राजा थे, वो एक अलग हवेली नुमा घर में रहते थे। राजा जो मुख्य होता था तो वो तो किला में रहता था, लेकिन राजा तो अपने सौजातियों को भूमि अनुदान में देता था ना, तो उससे सामंत पैदा होते थे, और सामंत भी अपनी भूमि अपने सौजातियों को ही बांटता था, तो उससे उप सामंतवाद पैदा होता था। तो ये राजपूती राजनीतिक व्यवस्था था जिसका आरंभ में ही हमने अध्ययन करके आपको बताया। तो इस व्यवस्था में जो राजा होता था वो किला में रहता था, जो सामंत होता था वो गढ़ी पर रहता था। तो नगर जो डेवलप हुए वो किलाओं के इर्द गिर्द डेवलप हुए। तो कैसे कि किले के अंदर किसी दूसरे जाति का प्रवेश पूर्ण रूप से निषिद्ध था। उसमें राजा, उसके प्रशासनिक अमला और उसके सौजातीय सेना ही रहती थी। अब इन लोगों का सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस सामान की आपूर्ति के लिए लोगों ने नियम बनाया कि किले के बाहर जो है एक नगर छोटा मोटा डेवलप किया, और उसमें लोहारों को बसाया, कर्मकारों को बसाया, बढ़ई को बसाया, जितने शिल्प से उत्पादित वस्तुओं को उनकी आवश्यकता थी उन लोगों को बसाया। और इनका काम क्या था कि किले के अंदर के लोगों को आवश्यकता की आपूर्ति। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सामंती नगर जो डेवलप हुआ, उसकी आर्थिक गतिविधि जो थी वो काफी अच्छी नहीं, बल्कि उसमें गतिहीनता थी। नगर थे। अब इस गतिहीनता को दूर किसने किया? तो तुर्कों ने किया। कैसे किया? तो सिर्फ एक काम करके किया कि जो वो सामंती नगर थे, तो अब पराजित करने के बाद तो किलों पर उनका अधिकार हो गया, तो बहुतों को किला वापस कर दिया, बहुतों को नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में शक्ति में कमी आई सामंतों की। अब जो उनके द्वारा पूर्व में बसाए गए नगर थे उनका स्वरूप बदल गया। जैसे उदाहरण के रूप में बता दूं मैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जयपुर में चले जाइए। जयपुर बसा कब? 1720 में। उसके पहले जयपुर का अस्तित्व नहीं था। जयपुर का नगरीकरण आमेर कहलाता था, आमेर का किला। आज घूमने जाइए तो उसके फुटपाथ पे भी, नीचे निचली भाग पर भी आपको बाजार और शहर मिलेगा, वही था। जब आए तुर्क लोग तो क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में जो व्यावसायिक लोग थे तो उनको प्रवेश दिया, शिल्पकारों को प्रवेश दिया और कहा कि रहेंगे। तो ये प्रवेश तो उन्होंने इन नगरों में दे दिया था। यहाँ क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ राजपूत रियासतों ने कहा कि ठीक है प्रवेश तो दे देते हैं, लेकिन हर का टोला अलग अलग होगा। बढ़ई टोला होगा, लोहार टोला होगा, दर्जी टोला होगा। तो जहां जहां अभी वर्तमान समय में इस प्रकार के नामकरण के साथ शहर पाए जा रहे हैं, सुनो भाई, तो आप समझ जाइएगा कि वो सामंती शहर डेवलप। कितनी खूबसूरत बात है। तो इस टाइप के चीजों का जो है वो सामंती नगरों का पुनरोदय, रीओरिजिनेट। बाकी सब नए। अब देखिए साहब, अगला एक बच गया है, वो है धार्मिक नगर। देखिए धार्मिक नगर भारत में पहले से, बनारस धार्मिक नगर, मथुरा धार्मिक नगर, तिरुपति धार्मिक नगर, भुवनेश्वर धार्मिक नगर। समझिए कि नहीं? तो धार्मिक नगरों का अस्तित्व भारत में पहले से। तुर्कों के समय में किस तरह के धार्मिक नगर का उदय हुआ, ये हम लोग को समझना है।
ठीक है। तो तुर्कों के शासनकाल में सूफियों का आगमन हुआ। सूफियों का और ये सूफी जो है नगर से दूर एकांत में रहते, यही स्थान कालांतर में नगर के रूप में विकसित है। अब इसको जरा आपको समझने की जरूरत है। अभी बताया कि धार्मिक नगर पहले भी थे, इस समय कैसे धार्मिक नगर उदय हुए तुर्कों के थे, तो इसमें सूफियों का योगदान है। देखिए ये जो 13वीं शताब्दी का समय है भारत में, तो वैश्विक स्तर पर इराक का जो इलाका था ये मध्य एशिया था, तो यहाँ इस्लाम धर्म में एक रहस्यवादी आंदोलन शुरू हुआ और उसी रहस्यवादी आंदोलन को जो है सूफीवाद कहा जाता है। भारत में भी रहस्यवादी आंदोलन पहले से चल रहा था जिसको भक्तिवाद कहा जाता है। विश्व में जितने धर्म हैं सभी में रहस्यवाद, सभी में मिस्टिक रेवलेशंस हुए हैं। तो इस्लाम धर्म का मिस्टिक रेवलेशंस कहलाया सूफीवाद। तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र भारत नहीं है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र अगर आप मानिए तो ईरान इराक का एरिया। इसके बाद के क्लास में वही सब पढ़ाई होगा तो विस्तार से बताएंगे हम आपको, यहाँ सिर्फ संक्षेप में बता रहे हैं। तो तुर्कों का ही सिर्फ आगमन नहीं हुआ, तुर्कों के साथ साथ सूफियों का भी आगमन हुआ। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर लीजिए कि तुर्क शासक लोग सूफी को अपने साथ लेके नहीं आए थे। सूफी अलग आए थे, शासक अलग आए थे, बल्कि शासकों से पहले सूफी आ चुके थे। शासकों से पहले सूफी आ चुके थे। हाँ, इतना जरूर है कि सूफियों ने इन शासकों के लिए सामाजिक आधार जरूर तैयार कर दिया। जो नवीन शासक तुर्क वर्ग का विरोध इसलिए नहीं हुआ कि एक तरीके से कहिए कि अल्प मात्रा में सही सूफियों के द्वारा पूर्व में ही मानसिकता का निर्माण कर दिया गया। किस चीज का? स्वीकारोक्ति। तो एक लंबी बहस है, वो बाद में शुरू होगी। हम लोग अपने मूल बिंदु से भटके नहीं। मूल बिंदु ये कि सूफियों ने कैसे नगरों का विकास किया। तो सूफी चाहे कोई भी हो, ये हमेशा एकांतवास ग्रहण करते हैं, शहर के कोलाहल से हट कर रहते हैं। अब रह रहे हैं कोलाहल से हट करके, लेकिन सूफियों के पास आकर्षण, क्या चीज था? कैसा आकर्षण था बाद में राष्ट्र। उस आकर्षण से आकर्षित होकर के लोग उनसे मिलने के लिए जाते। अब मिलने के लिए गए तो भीड़ लगना शुरू हुआ। भीड़ लगना शुरू हुआ तो छोटे छोटे दुकान खुले, बात समझ आ रही, चाय की दुकान या छोटे मोटे आवश्यकता की दुकान। अब ये बार बार भीड़ लगने लगा तो दुकान अस्थायी हो गया। अस्थायी हो गया तो दुकानदार ने भी जो है अपना घर बना लिया, ये तुम्हारा रोजगार हो गया। ऐसे ऐसे ग्रेजुअली जो है अब सूफी जो है मर गए तो उनके जो मानने वाले थे मुरीद, उन्होंने उनका कब्र बना दिया वहीं पे जहाँ पे मरे, क्योंकि नियम है कि सूफी जहाँ पर मरता है वहीं पर उसको दफन किया जाएगा, अलग उठा कर करके। तो मज़ार बन गया तो उस मज़ार को देखने के लिए हजारों हजार डेली लोग आने लगे। अब वार्षिक उर्स होने लगा, मेला लगने लगा, उसमें ढेर सारे लोग आने लगे। तो इस तरीके से धार्मिक गतिविधियां काफी बढ़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूफी है
इस्लाम का रहस्यवाद आ गया, लेकिन इसके मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि मानने वाले मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान हैं। तो इसलिए भीड़ के मामले में बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लीजिए, कुछ देर के आपको समझ में आए, जैसे अजमेर। तो अजमेर जो जगह है वो वास्तव में चौहान शासकों का अस्तबल था। अस्तबल समझते हैं, जहां घोड़ा बनता है। तो असल में चौहानों का जो हेडक्वार्टर था वो वर्तमान अजमेर से हट कर था। आप जयपुर जाइएगा तो अजमेर जाइएगा तो अजमेर टूवर्ड्स जयपुर बढ़िएगा तो आपको एक किला दिखाई देगा, वही किला जो है वो उनका हेडक्वार्टर था। और वो जो अरावली का तराई भाग था वहाँ पर उनका ऊँट और गधा और खच्चर और घोड़ा बनता था, अस्तबल था। और ख्वाजा मोइन चिश्ती वहीं पर जाकर के अपना कुटिया बना ली। उसके बाद अजमेर डेवलप किया है, यानी 13वीं शताब्दी से। और आज भी आप देखिए कि अजमेर में जो होटल है वो पूरा का पूरा होटल जो चलता है, किस वजह से? तो ख्वाजा के दरबार के वजह से। हजारों हजार लोग, सबसे ज्यादा ट्रेन डायरेक्ट अगर कहीं जाती है तो वो अजमेर जाती है। हमको तो देख कर ताजुब है। आप अपने राज्य का बिहार शरीफ देख लीजिए, तो बिहार शरीफ एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में शुरू से था, इसमें दो है, लेकिन बिहार शरीफ भी एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उसकी जो आबादी बढ़ी वो धार्मिक केंद्र की वजह से बढ़ी। क्यों बढ़ी? तो एक सूफी थे सरफुद्दीन यहिया मनेरी। तो सरफुद्दीन यहिया मनेरी जो थे वो बिहिया, जो आरा और बक्सर में था इलाका, बिहिया का जंगल बहुत घना जंगल था। उस जंगल में 18 साल तक उन्होंने तपस्या की, पेड़ का पत्ता खाकर। फिर वहां से आए तो 12 साल तक तपस्या की, आपको राजगीर के उस पहाड़ी में जो पंच पहाड़ी है, यहां भी पत्ता खाकर तपस्या की। अब जो बिहार शरीफ में अल्प मात्रा में लोग रह रहे थे, उनमें किसी को जानकारी हो कि वहां बहुत बड़े बाबा रहते, तो लोग मिलने के लिए जाने लगे। तो बाबा ने कहा, सरफुद्दीन यहिया मनेरी ने, कि आप लोग आते हैं, यहाँ जंगल झाड़ है, खतरा है, हम ही आ जाया करेंगे बिहार शरीफ। तो हफ्ता में जो है वो एक बार जाने लगे। फिर डेली का रूटीन बना। फिर हुआ कि बराबर आना ही है तो यहीं का है, नहीं रह जाता। तो एक आदमी ने जमीन दे दी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तुगलक ने जो है उनके लिए बड़ा जैसा इलाका बना दिया, जब वो मरे तो मजार बना दिया। अब वो भी एक धार्मिक तीर्थ स्थल हो गया बिहार शरीफ। उसके भी अनुयायी हिंदू मुसलमान बहुत सारे। तो आज वो भी जो केंद्र विकसित हुआ वो इसी वजह से। तुर्क के काल में तो नहीं, लेकिन एक पूर्व के काल का दृष्टांत हमारा गया शहर भी। गया शहर जो बना, ये क्या है? ये भगवान विष्णु की नगरी कही जाती है। और हिंदुओं में जो पिंडदान की प्रथा है, उस प्रथा के कारण गया जो है एक धार्मिक नगर के रूप में विकसित हुआ। इसमें बौद्ध धर्म का भी योगदान है कि गौतम बुद्ध को इसी गया के निकट बुद्ध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बौद्धिस्टों का ये इंटरनेशनल सेंटर, तो गया भी तो इसी वजह से डेवलप हुआ। तो अंतर यह है कि पूर्व के जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से धार्मिक नगर बने, 13वीं 14वीं शताब्दी में धार्मिक नगर बने, वो सूफी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अंततः कि तुर्कों के द्वारा भी कुछ पुराने नगरों का पुनरुदय हुआ और कुछ नवीन नगरों की स्थापना हुई, जिसका परिवेश पूर्व के क्लास में हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू।